जो जोड़ों का दर्द है उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, किसी को रूमेटाइड होता है, और रूमेटाइड आर्थराइटिस के भी बहुत टाइप्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को कट कट की आवाज़ आती है अपने जोड़ों से और उनको एक शिफ्टिंग सा पेन होता है। सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में उनका पेन बहुत बढ़ जाता है। जॉइंट पेन हो सकता है पित्त टाइप का, जिसमें कि पेशेंट की बॉडी में पित्त बहुत भारी होती है। अब इसमें क्या है, उनके जो जॉइंट पेन्स होते हैं वो दे आर रेड एंड दे आर हॉट टू टच। छूने में ही जैसे गर्माहट सी लगती है। जॉइंट जो है वो सूजा हुआ होगा, ठीक है, भारीपन होगा, उसमें बहुत ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि एक, फैट्स कम लेना है, दूसरा खाना खाने के बाद बिल्कुल सोना नहीं है। कफा और वात, ये टाइप का जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये काफ़ी तकलीफ देता है पेशेंट्स को। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द पर एक बार फिर से। हालांकि इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज बात होगी आपके जोड़ों का दर्द किस किस्म का है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जोड़ों के दर्द की अलग अलग किस्में होती हैं। हमारे साथ फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और आयुर्वेद एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन सारिका शर्मा है, उनसे बात करते हैं। वेलकम सारिका। थैंक यू। आयुर्वेद के मुताबिक आप आज बताने वाली है कि जोड़ों के दर्द की अलग अलग किस्में होती हैं। जी बिल्कुल। जब ऐसा नहीं होता कि जोड़ों में दर्द हो रहा है तो सब सेम है, सबका सेम ही होता है? नहीं, इवन मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से भी जो जोड़ों का दर्द है उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, किसी को रूमेटाइड होता है, और रूमेटाइड आर्थराइटिस के भी बहुत टाइप्स होते हैं। हमारे पास ज़्यादातर जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, उनसे बात करके ही पता चलता है कि ये रूमेटाइड आर्थराइटिस किस टाइप का है। अब मैं आपको कुछ इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट पेन्स के बारे में बताऊंगी, जिसकी क्लासिफिकेशन से हमको पता चलता है कि किस टाइप का दोष जो है आयुर्वेद के हिसाब से उस व्यक्ति में डोमिनेंट है और उसका इलाज किस तरीके से करना है। उसकी मेडिसिन अलग होंगी, उसका फूड अलग होगा, उसका एक्सरसाइज रेजिमेंट बिल्कुल अलग होगा। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे किसी भी हार्ट पेशेंट को हम प्राणायाम भी बहुत अलग तरीके के बताते हैं, उसी तरह से जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनका टाइप ऑफ डिसऑर्डर देख के ही उनका प्राणायाम, उनकी एक्सरसाइज, उनका खान पान, उनकी दवाई, ये सब कुछ निर्धारित की जाती है। पूरा लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। पहला जो जॉइंट पेन टाइप ऑफ जॉइंट पेन होता है वो होता है वात टाइप का जॉइंट पेन। बहुत सारे पेशेंट्स को कट कट की आवाज़ आती है अपने जोड़ों से और उनको एक शिफ्टिंग सा पेन होता है। सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में उनका पेन बहुत बढ़ जाता है। तो इस टाइप के जो वात टाइप का जो जॉइंट पेन होता है, इसमें आपको फैट्स जो हैं वो अवॉइड नहीं करने हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैट्स की ज़रूरत रहती है और आपका वेट भी रैपिडली गिर रहा होता है। वात टाइप के जितने भी पेन्स होते हैं, इसमें आपको सनलाइट चाहिए और आपको अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। बॉडी का अच्छे से ऑयलिंग करना है और घी स्किप नहीं करना है, घी ज़रूर लेना है अपनी डाइट में। पर ये कैसे पता चले कि कौन सा टाइप है? वात है, जी, बात करके ही कफ पता है या जी, पित्त है? हम लोग पूरा 30-40 मिनट्स पेशेंट से सिर्फ दर्द, उनकी तकलीफ के बारे में बात करते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि इनका किस टाइप का डिसऑर्डर है। ओके। जी पहले वो डायग्नोज होना चाहिए, पता होना बिल्कुल चाहिए कि आपका प्रकृति क्या है। बिल्कुल। दूसरा जॉइंट पेन हो सकता है पित्त टाइप का, जिसमें कि पेशेंट की बॉडी में पित्त बहुत भारी होती है। अब इसमें क्या है, उनके जो जॉइंट पेन्स होते हैं वो दे आर रेड एंड दे आर हॉट टू टच। छूने में ही जैसे गर्माहट सी लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स में एक तो इनको अग्रेसिव वर्कआउट नहीं करना है, इनको मिर्ची नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, और जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर गरम सेकाई नहीं करनी है। तो ये इस टाइप का जॉइंट पेन दूसरे तरीके से हैंडल होता है। यहाँ पे कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके। एक जॉइंट पेन होता है जो कफा टाइप होता है। कफ जिनको है, कफ कफ टाइप, प्रकृति के लोग। कफ प्रकृति के लोगों में जॉइंट जो है वो सूजा हुआ होगा, ठीक है, भारीपन होगा, उसमें बहुत ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स को ध्यान रखना है
कि एक फैट्स कम लेना है, दूसरा खाना खाने के बाद बिल्कुल सोना नहीं है, और इनको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो इनको बताया जाता है कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, और इनको दही बिल्कुल अवॉइड करना होता है, और इनको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, और कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। फ्रिज से निकला हुआ पानी भी नहीं पीना है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी नहीं लेने हैं। अगला जो जॉइंट पेन होता है वो होता है आमा टाइप। अब आयुर्वेद में आम जो है हम टॉक्सिन्स को कहते हैं। अब वो टॉक्सिन्स कौन से हैं? एक्चुअली में टॉक्सिन जो आयुर्वेद में माने जाते हैं, जो बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही स्टिकी सा सब्सटेंस जो कि आसानी से निकलता नहीं है, वो जाके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, और साथ में कॉम्बिनेशन होता है वात का, जिससे कि वो वात के थ्रू छोटे छोटे जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो आमा टाइप के जो पेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, जैसे कि कुछ अटक जाएगा। जैसे सपोज वो अपने जॉइंट्स को यूं कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि उनको अटक गया है। स्टिफनेस भी नहीं बोलेंगे, जैसे बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन सी लगती है, उनको लुब्रिकेशन कम लगती है। तो इसमें आमा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है बॉडी से। तो इसमें इनको सौंठ हो गई, जिंजर, ऐसी हर्ब्स के साथ इनका पहले पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करवाना ज़रूरी होता है। एक होता है जॉइंट पेन जो कि होता है स्तोत्र टाइप का, स्तोत्रधा। इसमें क्या है, जो चैनल्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो चैनल्स ब्लॉक होने की वजह से हमको उस चीज़ पे फोकस करना होता है कि इन लोगों में माइक्रो मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। कौन से चैनल्स? जितने भी हमारे स्रोत चैनल्स को बोलते हैं, एनर्जी चैनल्स को। सपोज कीजिए कि किसी के बड़े सप्रेस्ड इमोशंस हैं। अब इमोशंस जो है ना वो कोई खान पान नहीं है, लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और इमोशंस जो हैं वो जाके कभी आपके ये आयुर्वेद मानता है कि इमोशंस कभी जाके आपके किडनी में बैठ जाएंगे, कभी थायराइड में बैठ जाएंगे, कभी चैनल्स में जाके बैठ जाएंगे। तो बेसिकली आपके हर सेल पे इमोशन ट्रैप होता है, और यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसके साथ आपके माइक्रो मिनरल्स का भी ध्यान रखा जाता है। ओके, माइक्रो मिनरल्स इनमें कम होते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या नुकसान होता है? जैसे ही माइक्रो मिनरल्स कम होते हैं, माइक्रो मिनरल्स में क्या आता है, आपके कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, तो ये पूरा आपका जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो खराब करने के लिए काफ़ी है। एक जॉइंट पेन होता है अस्थि टाइप। अस्थि। हाँ। अब इसमें क्या है ना, आपकी बोन पोरस हो जाती है, बोन पोरोसिटी, बिल्कुल बोन पोरोसिटी बढ़ती है। इसमें आपके स्किन, हड्डियां खोखली हो जाती हाँ, हैं, आपके बाल, आपके नेल्स, ये सब टूटते हैं। आपको पता चल जाता है ये अस्थि टाइप का पेन्स हो रहे हैं। अब इसमें क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं आपको, और आपको इसी तरह से ध्यान रखना है माइक्रो मिनरल्स का यहाँ पे भी। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीने, सनलाइट खूब चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को बहुत जेंटल योगा वाली एक्सरसाइजेस चाहिए, जहाँ पर अचानक से कोई वेट लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, और बहुत ग्रेजुअल, जरक ना लगे, ताकि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, आपकी हड्डियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। तो इसमें पेन कैसा होता है, पता चलता है इसमें? हाँ, बिल्कुल पता चलता है। इसमें किस टाइप का आपको एक डल पेन रहता है पूरी बॉडी में, जॉइंट्स में हमेशा हल्का हल्का दर्द रहना। बिल्कुल। आप ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, और आपके अचानक से गिर जाने पे हड्डी के टूटने का डर रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में वो कहते हैं जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती, खोखली हो जाती है। बिल्कुल। और ज्यादातर मेनोपॉज के बाद ये होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेनोपॉज के बाद भी। हाँ, बिल्कुल। बोन डेंसिटी को आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करना पड़ता है विद एक्सरसाइज। Yes. और उसका इलाज ही एक्सरसाइज है। बिल्कुल। एक होता है मज्जा टाइप पेन। मज्जा मीन्स बोन मैरो, अस्थि मज्जा। हाँ, इसमें क्या है कि आपको ना डीप बोन पेन होता है, डीप बोन पेन जो सिर्फ दबाने से आपको महसूस होगा। और आपने देखा होगा कुछ लोगों को शैटिका की प्रॉब्लम होती है, अचानक से कमर में दर्द होना, तो ये डिस्क वगैरह से जनरेट होता है, रिलेटेड होता है। इसमें आपको एक तो चाय कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करना होता है, सन एक्सपोजर चाहिए आपको, डोंट ओवरडू एक्सरसाइज ऑल्सो। इसमें भी एक्सरसाइज आपकी कस्टमाइज्ड रहती है, जो धीरे धीरे हम ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। एक होती है रक्त टाइप की जोड़ों की दर्द। इसमें भी आपका ना जो जॉइंट्स होते हैं बहुत स्वोलन, रेड और बहुत ही गर्म। अब इसमें क्या है,
अगर पेशेंट गलती से भी थोड़ा भी अल्कोहलिक ड्रिंक ले लेगा तो एकदम से स्पाइक होगा और कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी। यूरिक एसिड इसमें ज़्यादातर हाई पाया जाता है। तो इसमें भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक तो कुछ डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स लें और साथ में बॉडी को कूल रखने वाली चीज़ें लेनी होती हैं। और प्रोटीन भी बहुत ध्यान से लेना पड़ता है ऐसी प्रॉब्लम में। इसमें प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम रहती है। ओवरऑल ये अलग-अलग टाइप के आपने बताया जोड़ों का दर्द होता है, आप कोई भी है उसे पहचानना है किस टाइप का हो रहा है। ऐसा भी होता है किसी में 2 टाइप का भी हो बिल्कुल कॉम्बिनेशन में हो? ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल हुँ। कॉम्बिनेशन। जो कि अभी तक हमने देखा है, एक कफा और वात, ये टाइप का जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये काफ़ी तकलीफ देता है पेशेंट्स को। इन जनरल होता क्या है कि गट लाइनिंग डैमेज्ड होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो बहुत ध्यान से खाना खाना होता है। इसमें धीरे धीरे हम लोग पहले गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं। गट लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन वाला खाना देते हैं पेशेंट के रीजन के हिसाब से, क्योंकि हर एक का खाना बिल्कुल डिफरेंट है, बॉडी डिफरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, मौसम कौन सा चल रहा है, कौन से देश का है, वो सब देखकर उनको लोकल वहाँ का खाना बना के कॉम्बिनेशन रेसिपीज दी जाती है, जिससे वो वाले अमाइनो एसिड्स पहले गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं। फिर पेशेंट का जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है तब हम उनका गट माइक्रोबायोम बिल्ड करते हैं। यहाँ पे माइक्रोबायोम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, क्योंकि पेशेंट के बीमारी का कारण ही वो होते हैं जो कि माइक्रोबायोम को रहने ही नहीं देते। हाँ, जो अच्छे बैक्टीरिया अच्छे हैं, बैक्टीरिया, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, यस। तो गट हेल्थ के बारे में हमने जैसे एक वीडियो में बात की थी कि माइक्रोबायोम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कैसा सोचते हैं, हम कितना खाएंगे, हम कितना पचाएंगे, हम कितना जिएंगे, हम किस टाइप के इंसान हैं, ये हमारा माइक्रोबायोम डिसाइड करता है। बेसिकली वी आर लेस ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड मोर ऑफ बैक्टीरिया। कितना इम्पोर्टेंट है ये बहुत, जानना। बिल्कुल सो हमें अच्छे बैक्टीरिया पर काम करना है, क्लीन फूड खाना है बेसिकली बिल्कुल हमें। वो जो ये जो खाना जंक खा रहे हैं और गलत खान पान की वजह से बीमारियां ये ज्यादा बढ़ी ऑटोइम्यून, एम आई बिल्कुल राइट? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कोविड के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ये बीमारियां बढ़ी हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी खराब हुई है। बाकी कोविड के इंजेक्शन ने ब्लड को थिकन किया है, तो बहुत सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं। छोटे छोटे बच्चे इतने छोटे कि 7-8 साल के बच्चे जब आते तो बहुत हैरानी होती है कि इनका क्या प्रॉब्लम हो गया, तो उनका माइक्रोबायोम ही उनका कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। आजकल मैं शॉक्ड होती हूँ देख के, पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं। अब उनको बच्चों को बिजी रखने के लिए एक टैबलेट या फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, बच्चा फ़ोन लेके ही खाना खा रहा है। और दूसरा क्या होता है कि फूड के साथ ना रिलेशनशिप बना नहीं है, और पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये खा के ही बच्चे जो हैं आजकल पल बढ़ रहे हैं। अब बचपन में जब ऐसा माइक्रोबायोम बन गया, अब क्या होगा, अब वो कहेंगे कि हमारा बच्चा तो अच्छा खाना खाता ही नहीं है, घर में दाल सब्जी खाता ही नहीं है। क्यों खाएगा? बिकॉज उसका जो माइक्रोबायोम है ना, वो चिल्ला चिल्ला के हाई सॉल्ट, हाई शुगर, प्रोसेस्ड फूड मांग रहा है, क्योंकि कोई माइक्रोबायोम ऐसा है ही नहीं जो अच्छा खाने की मांग करे। उसकी क्रेविंग्स ही वही है। और जो शुगर की क्रेविंग होती है ना, आपको जो कोकेन ले रहा होगा ना, वो भी बेटर ऑफ होगा देन शुगर का जिसको एडिक्शन हो जाएगा। तो शुगर इज वर्स देन कोकेन। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एज पेरेंट्स हम लोगों को जिम्मेदारी है कि अगर हमें अच्छे सिटीजन्स, अच्छे इंसान बनाने हैं, तो सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि यू आर व्हाट यू ईट। आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। आप अपने बच्चे का वो अकेला नहीं रह रहा, उसके अंदर एक पूरी पॉपुलेशन है, पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर बैक्टीरियाज का। वो बैक्टीरिया उसके दोस्त होने चाहिए, उसके अगेंस्ट काम नहीं करने चाहिए। रैंडमली अगर आज मैं सैंपल ले लूँ छोटे छोटे बच्चों का, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चों का, जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि 50-60 ईयर ओल्ड इंसान की वैसी खराब रिपोर्ट्स नहीं होती हैं।
जैसी ऐसे छोटे छोटे बच्चों की है। जो जो ये पेरेंट्स ये सोचते हैं हम्म, कि क्या हुआ, एक बिस्किट का पैकेट खा लिया या एक बिल्कुल चिप्स का पैकेट खा लिया, लेकिन उसका बिल्कुल। नुकसान क्या है? एक कॉमन चीज जो बहुत पेरेंट्स बोलते हैं, अरे यही तो उम्र है खाने की। बेसिकली आई वुड से यही तो उम्र है माइक्रोबायोम बनाने की। एक ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत हाइजीन आपने रखा हुआ है कि मिनट मिनट में बच्चे को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, जो अपने हाथ साफ कर लो। इतना स्टेराइल एनवायरनमेंट में भी बच्चे का माइक्रोबायोम बिल्ड नहीं होता। उसको मिट्टी में खेलने दिया जाए, उसको गार्डनिंग की आदत डाली जाए, उसको अच्छे भोजन की आदत डाली जाए, बच्चे को बचपन से समझाया जाए कि ये खाना क्यों तुम्हारा फ्रेंड है, क्योंकि आपके जो अंदर बैक्टीरिया हैं जिन्होंने आपके लिए कैल्शियम बनाना है, जिन्होंने आपके लिए विटामिन B12 बनाना है, जो आपकी जिंदगी बनाने वाले बैक्टीरिया है, हमें उनको फीड करना है। हमें ऐसे बैक्टीरिया को फीड नहीं करना जो फंगस बढ़ाएंगे, आपका सीबो बढ़ाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है आजकल के बच्चों में इतनी ज़्यादा कि 70-80 ईयर ओल्ड आर मोर हेल्दी देन आजकल का छोटा बच्चा। ये हमने देखा है रिपोर्ट्स में। आप देखिए आजकल 15-16 साल की बच्चियां कितनी मेच्योर दिखती हैं। 8-9 साल की बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारा खान पान ही गड़बड़ हो रहा है। तो जो कहते हैं कि क्या हुआ, एक चिप्स का पैकेट या एक बिस्किट का पैकेट बच्चे ने खा लिया, उसका क्या नुकसान है? देखिए 6 महीने में एक बार अगर ये चीज़ खा ली, सबसे पहले बच्चे को समझाइए कि सी व्हेन आई सी समथिंग लाइक दिस, कि जैसे जलेबी की हम बात कर लेते हैं। अगर कोई मुझे बोलता है ना जलेबी खाते हैं, तो आई सी जलेबी एज मैदा, कलर, चीनी। अब मैं कलर, ऑयल मैदा, भूल रही हैं आप। चीनी और ऑयल क्यों खाऊं? आई डू नॉट सी इट एज अ फूड, आई डू नॉट आइडेंटिफाई इट एज अ फूड। बच्चे को अगर कॉन्शियसली समझ होगी ना, तो भोजन भोजन जो होता है ना, वो लगना चाहिए कि भोजन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कच्चा अंडा रख देंगे तो हमें वो भोजन नहीं लगेगा, लेकिन एक सुंदर सा फल रख देंगे तो वो हमें भोजन लगेगा। इसी तरह से जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उसको आइडेंटिफाई कराए कि भोजन क्या है। ठीक है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। बिल्कुल। भोजन क्या है? भोजन इन इट्स एवरी नेचुरल फॉर्म, ये भोजन है। जब प्लेट पे अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, इन इट्स ऑल नेचुरल फॉर्म, वो भोजन है। ये नहीं कि किसी चीज़ को पूरी तरह से प्रोसेस करके एक पाउडर बना के उसका डो बना के आपने पिज़्ज़ा वो बना के दे दिया तो वो भोजन है। वो भोजन है ही नहीं। आप खुद सोचिए, जब कोई चीज़ इस तरह से चिपक रही है आपकी हाथ में, तो वो इंटेस्टाइन से जाके नहीं चिपकेगी। और जब वो इंटेस्टाइन में जाके चिपकेगी तो उस वहाँ की म्यूकोजा लेयर को खराब करेगी। वहाँ के बैक्टीरिया उसको खाएंगे तो वहाँ आपका लीकी गट बनेगा, आपकी गट परमेबिलिटी बनेगी। तो आप खुद सोचिए कि आप बचपन से ही अपने बच्चे का क्या आधार बना रहे हैं। शरीर सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। सो Yes. अब वापस हम आते हैं जोड़ों के दर्द पर। तो ये इसकी नींव यहीं से पड़ जाती है, आपके बिल्कुल। गलत खान पान से। बिल्कुल। और और बच्चे को अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। हाँ, आपने देखा कि आजकल के बच्चों में टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं बची। वो सब गट माइक्रोबायोम का कमाल है कि अगर मार्क्स कम आ वो रहे हैं जो तो कहते गुस्सा आता है बच्चों हाँ, को, चिड़चिड़े हैं बच्चे, दे आर बर्दाश्त नहीं दे करते, डू उसकी नॉट वजह हैंडल। ये हाँ, बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियाज हैं। क्यों वो माँ बाप की एक नॉर्मल सी डांट को टॉलरेट नहीं कर पाते? क्यों बच्चे कम मार्क्स आने पे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लगते हैं? क्यों? ये माइक्रोबायोम करवाते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा भोजन देंगे बच्चे को तो उसकी बुद्धि वैसी ही विकसित होगी। एक सात्विक खाना सात्विक बुद्धि विकसित करेगा और बच्चे में बहुत ही ज्यादा रेजिलियंस आएगी। वो हर चीज को पॉजिटिवली लेगा और वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए उत्सुक रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ। उसमें ईगो भी नहीं होगी, वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो शुरुआत भोजन से होगी। बिल्कुल और उसके बाद आप लाइफ में कैसे डिसिप्लिन रखते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज और प्राणायाम, बिल्कुल इन सब का बिल्कुल। रोल है। यस। और जोड़ों का दर्द अगर जो फेस कर रहे हैं, आपने अलग अलग टाइप्स बताए, 8 तरह के जोड़ों के दर्द हमने इस एपिसोड में बताए हैं। तो ओवरऑल जाते जाते कुछ टिप्स आप देना चाहें? कुछ टिप्स तो यही है कि सबसे पहले आपका डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब कॉम्प्रोमाइज डाइजेशन में क्या होता है, अब कुछ पेशेंट्स मुझे कहते हैं दही तो बहुत अच्छा होता है मैम, दही क्यों नहीं हम खा सकते?
सी दही इज़ वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। आयुर्वेद में भी दही के बारे में ये कहा गया है कि दही जो है ना वो चैनल्स को ब्लॉक करता है। दही बहुत ही गरिष्ठ भोजन है। दही हफ्ते में एक बार खाने वाली चीज़ है। वो भी दही गर्मी में नहीं खाना चाहिए क्योंकि दही तासीर में गर्म है। लेकिन कुछ लस्सी लोग पी सकते हैं दही की लस्सी बना पी के, सकते है हैं। ना? कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि दही ठंडा होता पर है। आयुर्वेद के हिसाब से दही को दही गर्म गर्म कहते है। हैं, लेकिन दही में प्रोटीन भी तो है। ये भी तो कहा जाता है कि आप दही खाइए प्रोटीन के लिए। दही जो है वो गर्मी में नहीं खाना है, दही बरसात में नहीं खाना है, दही सर्दियों में खाया जा सकता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। लेकिन हम क्योंकि जोड़ों के दर्द वालों की बात करें तो उनके लिए दही की अभी तासीर नहीं, बिल्कुल अलग हो जाती उनका है। स्टेज जो है ना जब आएगा दही खाने का तो वो डिफरेंट स्टेज होगा व्हेन दे विल बिकम हेल्दी एंड दे विल बिकम फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। फिर वो दही रोज फिर भी खा सकते हैं जब वो जोड़ों के दर्द से छुट्टी मिल जाए। दही जो है हम रोज सिर्फ उन्हीं को खिला सकते हैं जिनका बहुत ही अग्रेसिव रूटीन है, एक्सरसाइज करते हैं और बहुत शारीरिक काम करते हैं, वो दही रोज खा सकते हैं। हाँ, दही को पचाना भी है। बिल्कुल।